गुड इवनिंग क्लास। आपका यूनिक क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम हिंदी में आगे चलेंगे वर्ण विचार, अर्थात वर्णमाला की तरफ बढ़ेंगे। वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्ण विचार के बारे में जानेंगे, वर्ण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। आज चर्चा करेंगे वर्ण पर। अब जैसे जानते हैं किसी भी भाषा का वर्ण का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना वर्ण का कोई भी भाषा लिखी जा नहीं सकती और बिना वर्ण की कोई भी भाषा बोलना भी आसान नहीं है। बिना वर्ण का बोलना तो होगा ना कोई ध्वनि होगा, बस ऐसा होगा जिस भाषा को बोलेंगे उसमें लिखित कोई वर्ण होगा और कोई मौखिक वर्ण होगा। तो कुछ भाषाएं केवल मौखिक में रह जाती हैं और कुछ भाषाएं मौखिक और लिखित दोनों में होती हैं। तो हमको मौखिक और लिखित दोनों में देखना है, क्योंकि हिंदी भाषा की बात करेंगे तो हिंदी के वर्ण की बात करेंगे। कहा जाता है भाषा के व्यवस्थित रूप से लिखित पद्धति को व्याकरण कहते हैं, क्योंकि व्यवस्थित रूप से लिखने की पद्धति व्याकरण में ही संभव है। यह व्याकरण का ही भाग है वर्ण। व्याकरण का ही भाग क्या है? वर्ण। व्याकरण का ही भाग क्या है? शब्द है। व्याकरण का ही भाग क्या है? वाक्य। ये तीन है, लेकिन सबसे छोटा भाग वर्ण। उस वर्ण से मिलकर शब्द, शब्द से मिलकर वाक्य बनता है। इन तीनों को पढ़ना होगा, लेकिन सबसे पहले हम वर्ण की बात करेंगे। तो वर्ण की बात करेंगे तो कहा जाता है भाषा की लघुत्तम इकाई। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। तो आपके मन में चल रहा होगा ध्वनि क्या है? तो मुख से निकलने वाली, जो हम मुख से बोलते हैं, तो मुख से निकलने वाले प्रत्येक सार्थक जो भी होता है वह ध्वनि होता है। तो वही होगा। अगर हम वर्ण की परिभाषा की बात करें, वर्ण की बात करें पहले, तो मुख से निकलने वाली, मुख से बोलने वाली, मुख से निकलने वाली सार्थक, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। हम बोले तो उसका कोई ना कोई अर्थ हो, अर्थात तो उसका कोई मतलब होना चाहिए, उसका कोई भाव होना चाहिए। ये नहीं कुछ बोल दे, कुछ बोल दे, चाय चूंगा। अरे चाय चूंगा तो चाइनीज वाले समझ भी लेते हैं, तो उनकी एक भाषा है। लेकिन हमारे यहाँ चाय चूंगा बोला जाए तो समझ पाएंगे? अरे क्या होता है चाय? इसलिए कुछ भी बोले वो सार्थक होना चाहिए। वो ध्वनि कैसी होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए। तो अगर सार्थक है, सार्थक ध्वनि क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो जो मुख से निकलती है सार्थक ध्वनि उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यही ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई। तो कभी कभी पूछ देता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो ध्वनि। लेकिन एक बात और आएगी वर्ण में कि भाषा की मौखिक इकाई, मौखिक न्यूनतम इकाई या लघुत्तम इकाई, भाषा की मौखिक लघुत्तम या न्यूनतम, लघुत्तम या न्यूनतम इकाई तो कहेंगे ध्वनि है। अगर कहेगा भाषा की लिखित
लघुत्तम इकाई, भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई। तो आप कहिएगा वर्ड, क्या कहिएगा? वर्ड कहिएगा। फिर कहेगा भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई, तो वर्ड कहिएगा। अगर कहेगा भाषा की मौखिक लघुत्तम इकाई, तो ध्वनि कहिएगा। वर्ड क्या है तो बताइए? मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई ही क्या है? ध्वनि। इसको आप जानते हैं, समझ में आ गया? अब इसको रब कर देते हैं। स्किल साथ लेना हो तो ले सकते हैं। एक संस्कृत में बात पूछता है, वही कहता है लघुत्तम वाक ध्वनि। एक संस्कृत में केवल कभी कभी परिभाषा ही पूछ देता है, लिख देता है लघुत्तम वाक ध्वनि क्या कहलाती है? लघुत्तम वाक ध्वनि तो वर्ड कहलाती है। लघुत्तम वाक ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। कभी कभी ऐसे भी लिख देता है, क्वेश्चन देता है, लिख देता है लघुत्तम वाक ध्वनि निम्न में से है। तो लघुत्तम मतलब छोटा, वाक ध्वनि मतलब सबसे बोलने वाली, क्या है? वर्ड। याद रहेगा। इसको रफ करते हैं, देखिए। अब बात करें कि हमारे वर्णमाला में कितने वर्ड है, हिंदी की वर्णमाला में कितने वर्ड। तो आप बात करें वर्णमाला क्या होता है? अरे वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह ही क्या होता है? वर्णमाला होता है। वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह ही क्या होता है? वर्णमाला होता है। तो हिंदी की वर्णमाला में बात करेंगे तो हिंदी के वर्णमाला में कुल 52 अक्षर है, कुल 52 वर्ड है। कुल कितने वर्ड? 52 वर्ड है। इस 52 वर्ड में आप बात करेंगे तो स्वर की जो संख्या है वह 11 है। व्यंजन की बात करेंगे, मूल व्यंजन की बात कर लेते हैं इसी में। अभी मूल वर्ड में बात कर लेंगे। व्यंजन की बात करेंगे, व्यंजन की बात करेंगे तो कुल होते हैं 39 व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन तो इसी में होते हैं। और एक होता अयोग वा, अयोग वा, यह होते हैं 2। अब देखेंगे 11 और 2 13, 13 39 हो जाएंगे। कुल 52 कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। देखिए इस मूल व्यंजन में बात करें तो व्यंजन में आप देख लेंगे कि इसमें आपका बाद में बात करें ऊष्म होते हैं, अंतस्थ होते हैं, द्विगुण भी होते हैं, स्पर्श भी होते हैं। तो बाद में बात कर लेंगे। इतना टोटल आप जान लेंगे। अगर मूल वर्ड की बात किया जाए, मूल वर्ड, तो मूल वर्ड कुल होते हैं 44। मूल वर्ड कुल होते हैं 44। आप कहेंगे मूल वर्ड क्या है? मूल का मतलब मौलिक। मौलिक मतलब जिसे बदला न जा सके, जिसे बनाया न जा सके, जिसे उत्पन्न न किया गया हो, वो स्वयं प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुआ, वो मूल है। तो मूल व्यंजन की बात करेंगे तो मूल व्यंजन इसमें बात करेंगे तो मूल व्यंजन आपके होते हैं 33। मूल व्यंजन आपको हो जाते हैं 33। जबकि स्वर की संख्या वही होती है, स्वर होते हैं 11, लेकिन मूल स्वर नहीं। स्वर तो 11 होते हैं लेकिन मूल स्वर यहाँ अभी बात नहीं कर रहे हैं। मूल स्वर 4 होते हैं। यहाँ अभी स्वर में केवल बता रहे हैं, मूल वर्ड में स्वर की संख्या 11, मूल व्यंजन की संख्या 33। तो याद हो गया होगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, स्वर जिसमें 11 है, व्यंजन जिसमें 39 है, अयुग्वा है 2 है, कुल मिलाकर 52। मूल वर्ड में कुल स्वरों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 44 है,
मूल व्यंजन 33 है, स्वर है 11। इतना लिखिए हमने। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप सीरीज दर सीरीज बनाते जाइएगा। एक ही साथ नहीं बनाने का कोई मतलब नहीं है कि एक ही साथ हम स्लैम बनाकर छोटा सा लिख दिए छोटे छोटे में और खत्म कर दिए। अरे एक बार पढ़िए, जीवन भर के लिए पढ़िए। इतना 60 भी मत पढ़ लीजिए कि हमेशा हमेशा परेशानी। एक ही बार पढ़िए, पढ़ना है तो जीवन में एक ही बार मेहनत से पढ़ लीजिए, 1 साल 2 साल गहन अध्ययन कर लीजिए, सफलता मिल जाए। बार बार उसी चीज को थोड़ा सा आज पढ़िए, थोड़ा सा कल पढ़ ले, फिर कोई एग्जाम थोड़ा सा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। एक ही बार पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए। तो डिटेल से पढ़ा रहे हैं क्यों भाई? क्यों? आप लोग अच्छे सुन रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अस्थायी रूप से बैठे होंगे, भोजन भूख लगी होगी पेट में तो भोजन कर लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आइए आगे चलते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे आप, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब वर्णमाला के भेद में बात करते हैं कि वर्णमाला को बांटा कितने में गया। देखिए ये तो पूछता भी नहीं है वर्णमाला के कितने भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो वर्णमाला 2 भेदों में है। वर्णमाला को 2 रूप में बांटा गया। एक बांटा गया आपका स्वर और दूसरा आपका व्यंजन। ये 2 रूप है, एक स्वर है, दूसरा क्या है? व्यंजन। यही 2 रूप है। अब बात करेंगे स्वर की, या उस तरह वर्णमाला देखेंगे तो कह दिया जाए एक उच्चारण स्थान के आधार पर था, वर्गीकरण किया जाए तो तारत्व के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, अगर 60 में पढ़ा जाए तो। लेकिन उस 60 को रोककर हम पूरा एक ही साथ पढ़ा देते हैं, बाद में इसका अंत में ओवरव्यू दे देंगे कि 60 में क्या है। इस पूरा डिटेल पढ़ते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। डिटेल से पढ़ लिया जाए, फिर 60 पढ़ लिया जाएगा लास्ट में, क्या जरूरत थी आपको। देखिए बात करें स्वर, तो स्वर क्या होता है पहले यह समझिए। स्वर क्या होता है? ऐसे वर्ड या ऐसी ध्वनियां, दोनों है। ऐसी ध्वनियां या ऐसे वर्ड जिनको पढ़ने के लिए, जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे ध्वनि या वर्ड की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, किसी के सहारे नहीं होते, ये मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। तो ऐसी ध्वनियां या ऐसे वर्ड जिनको पढ़ने के लिए या बोलने के लिए किसी अन्य वर्डों की आवश्यकता नहीं होती, किसी दूसरे वर्डों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। मुक्त और क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है व्यंजन की अपेक्षा। ये सब लिखने की चीजें नहीं, सुन लीजिएगा लेकिन ध्यान से, मुख से निकलने वाली आवाजें बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये टोटल 11 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। और इनकी मात्रा, यह कुल 11 होते हैं, यानी स्वरों की संख्या 11 होती है। मात्रा 10 होती है। मात्रा कितने की होती है? 10 की होती है, क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती, अ की मात्रा नहीं होती, इसलिए अ को शहीद वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अ को शहीद वर्ण कहते हैं। अ की मात्रा नहीं होती, इसलिए अ को क्या कहते हैं? शहीद वर्ण कहते हैं। अ को क्या कहते हैं? शहीद वर्ण कहते हैं। याद रहेगा, अ को क्या कहते हैं? शहीद वर्ण कहते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा नहीं होती, जिस कारण उसको शहीद वर्ण, अमर वर्ण कहते हैं। अब स्वर के प्रकार की बात करेंगे आप, इतना समझ में आ गया? स्वर के प्रकार की बात करेंगे तो अगर प्रकार में बांटने की बात करेंगे तो बांटा तो कई रूपों में गया, लगभग 8
भेद है उसके। चलिए भेद के नाम भी लिख देते हैं आपको। लगभग उसके 8 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब जन्म। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर मतलब बोलने के आधार पर, हम बोल कैसे रहे, मुख से किस कहां से बोल रहे हैं, उस बोलने के स्थान पर। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। ये सब प्रकार नहीं है, लेकिन आपको जानने के लिए कोई पूछ देता है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर बताइए, इसको आप लास्ट में एक जांच करके भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये कोई प्रकार नहीं है, लेकिन आपको बता ही देते कि अगर कोई पूछे कि इतना प्रकार है, कोई पूछ दे ऐसा नहीं है, तो वह हो जा सकता है। मुख विवर के आधार पर, जीवा के प्रयोग मतलब जीव हिलती है कि डुलती है कि रुकी रहती है कि मुड़ती है कि नहीं मुड़ती, उसके आधार पर। मुख विवर, मुख खुलता है, आधा खुलता है कि पूरा खुलता है कि खुलता ही नहीं है, उसके आधार पर। वो उच्चारण में ही तो आ जाता है भाई, बोलते हैं तो उसी में ना आता है, लेकिन अलग अलग कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। ओष्ठाकृत के आधार पर, यह सब उच्चारण के ही भेद है, ध्यान रखिएगा। ओष्ठाकृत के आधार पर मतलब आपका ओठ कैसा बन रहा है, गोल बन रहा है कि चपटा बन रहा है। ऐसे ओ गोल बन गया, आ खुल गया, ई पतला हो गया, तो ओष्ठ के आधार पर भी बनाया गया। तब देखिए पढ़ेंगे, जब उच्चारण स्थान करेंगे तो जिह्वा भी अपना प्रयोग दिखाएगी, मुख भी अपना प्रयोग दिखाएगा, ओष्ठ भी अपना प्रयोग। तो बताइए उच्चारण के ही तो बेटे हैं सब, उच्चारण के ही तो बेटे हैं। दूसरा, काल मात्रा के आधार पर उच्चारण, काल मात्रा को उच्चारण काल समझ लीजिएगा, समय, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर। मतलब किसी की मात्रा 2, किसी की मात्रा 1, किसी की मात्रा 3, किसी को काल मतलब समय, किसी को बोलने में कम समय, किसी को बोलने में अधिक समय, किसी को बोलने में उससे भी अधिक समय, अर्थात 3 गुना समय, उसके आधार पर कर दिया गया। नाक और मुंह से निकलने वाले आधार पर कर दिया गया, यानी सांस के आधार पर, श्वास के आधार पर लिख सकते हैं। किसके आधार पर? श्वास के आधार पर, अर्थात नाक या मुंह से वायु निकलने के आधार पर। अरे जैसे कहते हैं ना अनुनासिक और निरुनासिक, वही चीजें हैं। अनुनासिक और निरुनासिक की बातें होंगी इसमें। एक और लिखा जाए, नीचे दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं, घोषत्व के आधार पर, यानी घोष के आधार पर, यानी प्रकंपन के आधार पर। घोषत्व या इसको कहते हैं प्रकंपन, या इसको कहते हैं कंपन, या इसको कहते हैं स्वर यंत्री प्रकंपन। पते की है स्वर यंत्री प्रकंपन, प्रकंपन, ये सब यही का नाम है। यानी बोलने पर हमारे गले में कुछ कंपन होता है, उसके आधार पर भी इसको बांटा गया। तो ये प्रकार उकार गिनिएगा मत, प्रकार उकार आता होता नहीं है, वह ऐसे ही पूछ देता है कि कौन सा ओष्ठाकृति है, तो पूछ देगा विवृत कौन है, संवृत कौन है ना, अर्ध विवृत कौन है, ठीक ना, जीवा के आधार पर, ठीक ना, पेशीय कौन है, शिथिल कौन है, कठोर कौन है, ये सब पूछता है। इस सब प्रकार की जरूरत नहीं है आपको, तो 3 ही प्रकार केवल जानिएगा। कौन सा? उच्चारण के स्थान पर, क्योंकि यह सब उच्चारण का ही भाग रहती है। जिह्वा, मुख विवर, ओष्ठाकृति, ठीक ना, उच्चारण काल का समय, श्वास के आधार पर तथा घोषत्व के आधार पर। यह सब किसका है? यह सब का सब आप देखेंगे
तो कहेंगे कि जब हम बोलेंगे उसी में शामिल हो जाएगा। तो केवल एक अलग कर देते हैं, प्रकंपन के आधार पर कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको अलग कर लीजिएगा। बाकी सबका सब कहेंगे कि तू चाड़ में ही आता है। तो इसका मुख्य रूप से क्या मिलेगा आपको? तीन। एक होगा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आपको होगा उच्चाराक्षर के आधार पर, और तीसरा आपको प्रकंपन, या एक चौथा जोड़ना चाहेंगे तो लिख सकते हैं वायु के आधार पर। वायु के आधार पर, बस इससे ज्यादा प्रकार नहीं। इसलिए कहा जाता है वर्णमाला को मुख्य रूप से तीन रूपों में बांटा गया है, उच्चाराक्षर के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर तथा तारत्व के आधार पर। यह प्रकार समझ में आया होगा। इसके बारे में डिटेल से चलिए पढ़ ही लेते हैं, फिर व्यंजन को पढ़ेंगे। व्यंजन को पढ़ेंगे, इसको ही पढ़ लेते हैं साथ ही साथ। याद रखने की जरूरत है नहीं इसको, बस तीन ही, उत्पत्ति, उच्चारण, जिह्वा, ये सब प्रयोग हो जाएगा। क्या है विपरीत, कौन है संवृत्त कौन। चलिए यह आ गया होगा, नोट कर लिए होंगे, इसको रफ करते हैं। जरा से ही बात कर लेते हैं व्यंजन की, तो व्यंजन की भी बात करेंगे, चलिए बाद में ही बात कर लेंगे व्यंजन की। पहले स्वर की पूरी बातें कर लेते हैं, स्वर की पूरी बातें कर लेते हैं। आज हम स्वर के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर स्वर की बात किया जाए तो बोले हैं कि स्वर की डिफिनेशन वही है कि स्वर कोई ऐसा वर्ड जिसको पढ़ने के लिए, जिसको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वह क्या है? स्वर है। स्वर की संख्या 11 होती है। इनकी मात्रा 10 होती है, अ की मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसे कहते हैं शहीद वर्ड। क्या कहते हैं? अ को शहीद वर्ड कहते हैं। अब स्वर में आगे चलेंगे तो टोटल स्वर 11 है। आप जैसे स्वर जानते ही है, अ, आ, ई, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। अब मत कर दीजिएगा अंग और अ। अरे अंग और अह ये दोनों ऐसे उपद्रवी हैं कि न तो स्वर है न तो व्यंजन। बहुत उपद्रवी है, उनको नहीं रखिएगा, उसको बाद में ही रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यही होते हैं स्वर। इनको बांटा गया है कैसे कैसे। अगर बात करें उत्पत्ति के आधार पर, अभी लिखे थे उत्पत्ति के आधार पर, मतलब ये उत्पन्न कैसे हुए। अगर उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे तो इनको दो रूपों में बांटा गया। एक था मूल स्वर और दूसरा था संधि स्वर, या उसी को कह सकते हैं व्युत्पन्न स्वर। मूल स्वर या संधि स्वर, उसी को कह सकते हैं व्युत्पन्न स्वर। क्या था? एक था आपका मूल स्वर, दूसरा था संधि स्वर। संधि मतलब जोड़ना, या उसी कह सकते हैं व्युत्पन्न स्वर। देखिए मूल का मतलब जिसे उत्पन्न न किया गया हो, ऑलरेडी उत्पन्न हो, मौलिक हो। देखिए मूल को मौलिक भी कहा जा सकता है। तो जो मौलिक हो, जिसे जन्मा न, उत्पन्न न किया, बनाया न गया हो, वो मूल स्वर हो। तो मूल स्वर में बात करेंगे। अब मूल स्वर को ही आगे अभी पढ़ेंगे उच्चाराधार पे, तो हर्ष स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मूल स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो यह पूछ देगा, यह क्वेश्चन आता है उत्पत्ति के आधार पर कितना, तो दो, मूल स्वर और व्युत्पन्न स्वर अर्थात संधि स्वर। तो मूल स्वर होते हैं 4, अ, ई, उ और ली। मतलब जितना जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है, अ ई उ री, जल्दी जल्दी यही नहीं पढ़ा जाता, अ ई उ री, अ ई उ री, जिसको पढ़ने में कम समय लगता है,
जिसको पढ़ने में कम समय लगता है और जिसे बनाया नहीं जा सकता है, जिसकी मात्रा एक होती है, अकेला होती है, डबल नहीं होती, वह क्या है? मूल है। तो पूछेगा मूल स्वरों की संख्या 4। कितना? 4। तो मूल स्वरों की संख्या 4। मूल स्वर को ही हरस्व स्वर कहते हैं। मूल स्वर को ही हरस्व स्वर कहते हैं। मूल स्वर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है, पढ़ने में बहुत कम समय लगता है, जो लिखे उच्चारण काल के स्थान पर, इसलिए इसे एक मात्रिक भी कहते हैं। सॉरी, हाँ, हरस्व स्वर भी कहते हैं, और इसकी मात्रा एक होती है, इसलिए इसे एक मात्रिक भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। मूल स्वर की संख्या कितनी? 4। अब संधि की बात करेंगे तो संधि में 2 होता है, एक होता है दीर्घ और एक होता है संयुक्त। तो आप लोग इससे टेंशन मत लीजिएगा कि यह सब याद रखने की आवश्यकता है, टेंशन इसकी नहीं लेना है। आपको रटना नहीं है कि उत्पत्ति के आधार पर, अरे सब उत्पत्ति बोले, उत्पत्ति और उच्चारण एक ही में चल जाएगा काम, अभी पढ़ा देते हैं उसको एक ही में। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर अ ई उ हो गया 4, दीर्घ सॉरी व्युत्पन्न स्वर के आधार पर या संधि के स्वर के आधार पर 2, दीर्घ और संयुक्त। दीर्घ और क्या था? संयुक्त था। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा। तो जितना छोट लिखे हैं, जो छोट लिख दिए, बड़का बच्चा है ना जी, पानी उनी पी लिए, पी के बोलिएगा, बैठ जाइएगा कापी और पेन लेके, और मुख में नमक वमक खा लेके, मिर्चा उर्चा खा लीजिएगा, ताकि जुबान फंसे ना, बोलना। हम भी थोड़ा पानी उनी पी ले, बोलते बोलते थक गए होंगे ना जी। देखिएगा, दीर्घ में जो बड़ा बड़ा बच्चा है, इसमें का बड़ा क्या बचा? आ, फिर ई, ऊ, क्या बच्चा है? आ, ई, ऊ। तो कितना हो गया? 3। तो बताइए दीर्घ कितना? 3। दीर्घ कितना? 3। बात करें संयुक्त। संयुक्त मतलब 2 स्वरों से मिलकर बना हो, अकेले उसके बस की बात नहीं थी। जब उसको बनना था, बिल्डिंग बनाना था, तो वह कहा भाई अकेले हम नहीं बन पाएंगे, किसी और को लाइए। तो लाया किसके? देखिए इसमें कौन कौन है? 4 है। संयुक्त में कौन है? 4 है। ए से एड़ी वाला ए, ऐ से ऐनक वाला ऐ, ओ से ओखली वाला, और औ से औरत वाला। अरे भाई कोई औरत वाला, और कोई अगर बालिका होगी, देख रही होगी, तो मत कहिए कि औ से औरत वाला कर रहे हैं। अरे औ से बस लिख दीजिए, देखिए औ लिखा गया, औरत ही, सॉरी, औ से औरत वाला हो गया। तो ध्यान देखिए, अच्छा दिख नहीं रहा, औरत वाला नीचे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ध्यान देखिएगा, नीचे नहीं दिख रहा था तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं। ए, फिर आए, फिर ओ, फिर क्या? ओ, औरत वाला हो गया। तो ए से एड़ी वाला जो बना है वो 2 स्वर मिले। एक स्वर मिला है आपका अ या तो आ, कोई हो सकता है इनमें से, अ या तो आ, साथ ही साथ इसमें छोटी ई होगी या बड़ी ई, मतलब ई या तो ई। जबकि आय में ध्यान रखिएगा, अ और आ हो सकता है, इसके साथ जब भी होगा तो ए, और नहीं तो फिर हो सकता है आय। सद विच्छेद में ज्यादा इसका होता है गलती। आपके मन में आएगा कि अ और ई के साथ बना होगा ए, और अ और ई मतलब बड़ी के साथ, या आ और बड़ी के साथ बन गया होगा अय। नहीं, वह गलती होती है। एग्जाम में बहुत हाईलाइट करिएगा कि चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अरे भाई उसका रूपवन बदला। भाई छोटी थी, इसके ऊपर एक चुरकी लग गई, तो चुरकी लगने से क्या आय हो जाएगा? नहीं, रूप बदला। तो आओ,
अब देखते हैं ओ बना है अब, या तो आ के साथ मिला देंगे, अगर ऊ या तो ऊ मतलब छोटा ऊ और बड़का ऊ, बचपन में कहते हैं ना छोटका ऊ से ऊन वाला ऊ और ऊ से उल्लू वाला, तो ऊ से उल्लू और ऊ से ऊन, तो दोनों ना होता है। औ में हो जाए या तो अ या तो आ के साथ ओ होगा, अधिकांश ओ रहता है, कभी कभी संधि विच्छेद उच्छेद पढ़ते हैं तो उसमें अव भी आ जाता है, तब भी बनता है अवही, दिख रहा है ना, तब भी अवही बनता है, पूरी तरह से दिख रहा होगा। तो बताइए उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने? दो, मूल स्वर और कौन? संयुक्त स्वर, या उसी सॉरी मूल स्वर और संधि स्वर, या उसको व्युत्पन्न स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? चार। मूल स्वर को ही हर्ष स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर में होता है दीर्घ और होता है संयुक्त। दीर्घ होते हैं तीन, बड़ा वाला जितना सब दीर्घ, आ ई ऊ दीर्घ। संयुक्त जो जुड़कर बनते हैं दो स्वरों से, ए जो बनता है अ या तो आ प्लस ई या तो ई, जबकि अ या तो आ के साथ ए आएगा, जबकि ओ अ या आ के साथ ऊ आएगा, दोनों में से कोई ऊ। उसी प्रकार अ का अ या तो आ के साथ ओ आएगा, चाहे ओ आए चाहे अ आए। अब बनेगा क्या? अ बनेगा। याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं पूरी तरह से याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यह हो गया आपका स्वर। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब आपके मन में चल रहा होगा कि तू उत्पत्ति बता दिए, सब प्रकार भी गिनाना होगा। देखिए सब प्रकार नहीं गिनाएंगे, दो ही गिनाएंगे केवल। एक लिखते हैं उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर। इसी में काल भी खत्म कर देंगे, इसी में पुष्टाकृति थोड़ा बता देंगे, वो अलग से लिखा देंगे, ये इसी में उच्चारण स्थान में ही खत्म कर लेंगे। जो प्रकार लिखा है वो जानते रहिएगा, हम बार बार प्रकार नहीं लिखेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। उच्चारण स्थान को छोड़कर उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर कर लीजिए। उच्चारण स्थान काल या मात्रा के स्थान पर, क्योंकि उच्चारण स्थान का मतलब बोलने जैसे कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, इनके आधार पर वह अलग अलग होते हैं। कंठोष्ठ होता है, दंतोष्ठ होता है, यह आधार पर होते। तो बाद में पढ़ लेंगे, वो कंठोष्ठ दंतोष्ठ प्रकार पूछता नहीं है। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठोष्ठ दंतोष्ठ दंत या मूर्धा ये सब 5-6 हो जाएंगे। यह उच्चारण काल के स्थान पर या मात्रा के आधार पर, उच्चारण काल के स्थान पर या मात्रा के आधार पर बात करेंगे तो तीन होते हैं। एक होता है आपका पहला, जिसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर होता है। एक होता है आपका दीर्घ स्वर, एक होता है आपका प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ये तीन होते हैं। प्लुत स्वर होता है, एक आपका प्लुत स्वर होता है, एक आपका हर्ष स्वर होता है, एक आपका दीर्घ होता है। एक आपका क्या होता है? दीर्घ होता है, दीर्घ होता है, हर्ष स्वर होता है, एक आपका दीर्घ होता है, एक आपका प्लुत होता है। हमने हर्ष को बताया है कि मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। यह मूल स्वर अभी पढ़े, अ ई उ और री, ये चार होते हैं। इनको पढ़ने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इसे हर्ष स्वर कहते हैं। अर्थात जितने भी 11 स्वर हैं, इन स्वरों में सबसे कम समय जिसको पढ़ने में लगता है वह हर्ष स्वर कहलाते हैं। याद आ रहा है ना? सोइए मत, जग जाइए। अरे हिंदी है, हिंदी वाले हैं हम।
हिंदी पढ़ के ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे। हिंदुस्तान में है तो हिंदी से नफरत, हिंदी ही हमारी क्या है, मातृभाषा है। तो अ ई उरी यह क्या है आपका हर्ष स्वर है, मूल स्वर है, इसकी एक ही मात्रा होती है, मात्रा का नाम लिखा है, इसकी एक ही मात्रा होती है, इसलिए इसे एक मात्रिक भी कहते हैं। इसकी एक ही मात्रा होती है इसलिए इसे एक मात्रिक भी कहते हैं। याद रखिएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो सुन के लिखिएगा, एक मात्रिक भी कहते हैं। अब बात करते दीर्घ का, दीर्घ में लिखा है था ना आपको कितना 3 लिखा है था, लेकिन यहां पर दीर्घ में क्या होगा कि 7 हो जाएंगे, क्यों कि यहां संयुक्त नहीं दिख रहा होगा, इसलिए वह दीर्घ में ही रख जाता है। आ ई ऊ ए ऐ ऊ औ, ये 7 हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन कर देता है। परीक्षा में क्या करता है, लिख देगा मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो लिखिएगा 7। केवल पूछेगा दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो लिखिएगा 3, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कितने 3 थे, बाकी 4 क्या थे, संयुक्त स्वर थे। यहाँ संयुक्त और दीर्घ दोनों को जोड़ देता है एक साथ, तो लिखता है दीर्घ स्वर। अब इसकी मात्रा जानते हैं, 2 होती, देखिए सब में डबल होगी, आ में डबल, ऊ में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऐ में, ओ में और औ में दिख रहा है डबल डबल ना, लगाते हैं तो लगाते हैं ना, तो डबल लगाते हैं। एक तो आ की मात्रा ही ओ में टिपाई, इसलिए इसे कहते हैं द्विमात्रिक। द्विमात्रिक यह हर्ष स्वर से ज्यादा समय पढ़ने में लगता है। इसमें दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से ज्यादा पढ़ने में समय लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया दीर्घ स्वर। क्योंकि दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा जब ज्यादा समय लगेगा तो दीर्घ ना, तो दीर्घ स्वर कह दिया गया। इसमें एक मात्रा थी तो एक मात्रिक कह दिया गया, इसमें 2 मात्रा है तो द्विमात्रिक कह दिया गया। याद रहेगा कितने होते हैं दीर्घ स्वर, 7 होते हैं। अब बात करेंगे प्लुत। प्लुत मतलब जानते ही हैं, छिपा हो, पता न हो, दिखा न हो, तो प्लुत होता है केवल एक ही, ओम। क्या होता है, ओम। प्लुत होता है ओम, ऐसे लिखा मिलेगा आपको या तो ऐसे मिलता है लिखा हुआ ओम, जैसे लिखता है आपको, ठीक ना, कहीं मिलता है जैसे गणेशाय नमः होता है ना, गणेशाय नमः, ठीक ना, जिसमें गण ओम लिखा होता है उसमें बीच में यह बनता है यश वाला, जिसमें 3 गुना समय लगता है, जिसको पढ़ने में 3 गुना समय लगता है। कैसा, हर्ष से 3 गुना समय लगेगा, और इसमें मात्रा 3 होती है, क्योंकि 3 जैसा समय लगता है। जैसे ओम नमः शिवाय, तब जल्दी से कहिए तो ओम नमः शिवाय, कब पाएंगे, कितना भी जल्दी करेंगे समय लगेगी हर्ष से 3 गुना। सुनते ही होंगे ओम नमः शिवाय, समय लगती। जैसे अब देखे होंगे कुछ लोग गीत संगीत गाने वाले, आ करते हैं तो क्या हुआ होता है, 3 गुना समय लेते हैं ना जी। तो ये क्या है, इसमें प्लुत स्वर, क्या है, प्लुत स्वर होता है, इसका 3 गुना समय लगता है, हर्ष से 3 गुना समय लगता है, इसीलिए इसे त्रिमात्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक भी कहते हैं। तो याद हो गया कि त्रिमात्रिक किसे, प्लुत को, द्विमात्रिक किसे, दीर्घ को, जबकि एक मात्रिक किसे, मूल स्वर या हर्ष स्वर को। सबसे कम समय पढ़ने में हर्ष स्वर में, उससे 2 गुना समय दीर्घ स्वर में, उससे 3 गुना समय हर्ष स्वर से 3 गुना ज्यादा समय प्लुत स्वर में। तो कुल मिलाकर आप कहेंगे कि 4 इसमें, 7 इसमें, 7 4 11, 12 हो गया।
लेकिन हिंदी में प्लुत स्वर को स्वर की संख्या में नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। हाँ, जरूर कुछ विद्वान कहते हैं प्लुत को जोड़ देंगे तो 12, लेकिन पूछेगा तो हम नहीं लिखेंगे 12, हम लिखेंगे स्वरों की संख्या 4, सॉरी स्वरों की संख्या 11, 4 नहीं 11, मूल स्वर होते हैं 4, स्वरों की संख्या 11, कभी भी 12 नहीं। कुछ विद्वान तो क्या लिख देते हैं, आपका एक होता है लरी, एक होता है बड़ी री। बड़ी री पढ़े हैं ना बचपन में, आप लोग पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं कुछ लोग होंगे पढ़े। ऐसे लिखा जाता था, उसमें 3 ठे होता था, जबकि छोटी में 2 होता है। तो इस दोनों री का प्रयोग और ली का प्रयोग हमारे हिंदी से निकाल दिया गया है। जब हमारे हिंदी को व्याकरणिक रूप मान्यता मिली थी प्रतिनिष्ठित भाषा में, जब पूरी तरह से देवनागरी लिपि चुनी गई, उस समय संविधान में इसे हटा दिया गया। न तो री रहा न तो बड़ी री रहा, यानी हिंदी में इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है, इसलिए अब हिंदी में स्वरों की रूप में इन्हें नहीं रखा जाता है। याद रहेगा, एकदम याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या बताया आपको कि वर्ड क्या होते हैं, बोले मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। भाषा की न्यूनतम इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। अगर मौखिक पूछेगा तो ध्वनि, लिखित पूछेगा तो वर्ड कहते हैं। वर्णमाला में कुल हिंदी के वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11, व्यंजन होते हैं कुल 39, अयोगवाह होते हैं 2, मूल स्वर होते हैं 44, मूल व्यंजन होते हैं 33, स्वर होते हैं 11 ही। बोले तो स्वर और व्यंजन, स्वर जो क्या होता है, जिसको पढ़ने के लिए बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरे अन्य स्वरों की दूसरे अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। मूल स्वर होते हैं 4, दीर्घ स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर या उच्चारण समय के आधार पर 7, जबकि दीर्घ उस्तर 3 संयुक्त होते हैं 4। उच्चारण मात्रा के आधार पर एक प्लुत स्वर होता है जिसमें 3 गुना समय लगता है, सिर्फ त्रिमात्रिक। 2 गुना समय लगने वाले दीर्घ में द्विमात्रिक, तथा जिसमें सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, उसमें 4 होते हैं। इसके बाद यहीं तक पढ़ाए थे, यहीं तक आज रोक देते हैं। आपको इतना मेहनत से पढ़ लीजिएगा, वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको, ये क्लास बहुत अच्छा लगेगा। आप जानते हैं क्या करना है। अरे आपसे निवेदन है, कुछ आपसे तो मांग तो नहीं रही, अरे आपको शेयर करना है, आगे बढ़ाना है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, और इसको पूरा वीडियो देखना है, अधूरी नहीं। पूरा वीडियो देखिएगा, अधूरी नहीं। आपसे केवल यही रिक्वेस्ट है, अरे आपका भाई है, आपका दोस्त है, आपका साथी है, उसको भी तो बढ़ाइए। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।